हम डिस्कशन जारी रख रहे हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, जिसमें मैंने आपसे कहा था 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समटाइम्स सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सो लेट अस एक्सपेक्ट समथिंग डिफिकल्ट दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जरूर अपना ध्यान रखें। So I will go slow. I will try to tell you this very difficult but very important topic. We will try to make it very very easy and interesting to you. So please pay attention to this topic. अब इधर देखिए, हमने ये कहा था कि when the female baby is born, her ovary has all the future ova that she is ever going to produce. ये बात आपको अच्छे से पता चल गई है। फीमेल में oogenesis प्री नेटल पीरियड में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, फीटल लाइफ में शुरू हो जाता है। और जिस टाइम पर फीमेल बेबी की बर्थ होती है तो उसकी ओवरी में बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ। सो इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte होता है। वो प्राइमरी oocyte जिसने मियोसिस 1 शुरू तो किया है, लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे जाके वो अरेस्ट हो गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस ओवरी में बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, और ये प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 पे। एक चीज़ हमने और आपको कहा था कि इन फॉलिकल्स का कंटिन्यूअसली एट्रेजिया होता जाएगा, फीटल लाइफ में भी, बर्थ के बाद में भी, प्यूबर्टी के बाद में भी, और मीनोपॉज तक। और ऐसा भी मैंने आपसे कहा था कि एक हाइपोथेसिस ये है कि मीनार्के के टाइम पर जितने फंक्शनल फॉलिकल होते हैं ओवरी में, वो डिसाइड करते हैं एज ऑफ मीनोपॉज। अगर ये नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा है तो मीनोपॉज नॉर्मली डिलेड होता है, और अगर नंबर ऑफ फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कम है तो हम क्या कह रहे हैं कि एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मीनोपॉज क्या हो सकती है, अर्ली हो सकती है। अब आप ये समझिए कि बर्थ के बाद में जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, सो जिस हमने कहा क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ एक फॉलिकल सेल्स होते हैं, इसको हमने देखा था, बाद में बनाएंगे ग्रेनुलोसा सेल्स, और इस चीज को हमने कहा था प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल की अब बर्थ के बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, इनकी अब डेवलपमेंट शुरू होगी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। सो दैट मीन्स बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक ओवरी में बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल होंगे, जिसमें फिर मैं कह रहा हूं प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट मियोसिस 1, प्रोफेस 1, डिप्लोटीन। इसके अलावा फॉलिकुलर एट्रेजिया तो होता रहेगा, लेकिन इनकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी, और फर्दर डेवलपमेंट होगी आफ्टर द प्यूबर्टी एंड द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल एज वेल एज इन द फीमेल इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर आपको ये याद आ रहा है, सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है आपके मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड पर, जिसे आप कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इससे स्टिमुलेट होकर के रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन्स, और गोनाडोट्रोपिन्स हैं FSH और LH, और FSH और LH जिसको आपने कहा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोरिलेट कीजिए, ये फॉलिकल है, और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों एक्ट करेंगे गोनैड्स पर, और गोनैड्स में जो डेवलपमेंट है फॉलिकल्स की वो फर्दर क्या होगी, शुरू होगी। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, आने शुरू होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट्रोजन, जो कि गोनैड्स प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्यूबर्टी का जो ऑनसेट है फीमेल में, ये करीब 2 या 3 साल, बल्कि 1 से 3 साल अर्लियर होता है मेल से। सो द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स is slightly earlier than the age of onset of puberty in males. So ये 1 से 3 साल पहले हो सकता है। एंड जो फीमेल में प्यूबर्टी है वो बड़ी एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इवेंट्स की तरह होता है। द फर्स्ट इवेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज थिलार्के। सो पहले इवेंट को हम कहते हैं थिलार्के। थिलार्के में जो सबसे पहले होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। सो हम ये कह रहे हैं कि फीमेल में जब प्यूबर्टी होती है तो एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस होता है, सो थिलार्के। दिस इज फॉलोड बाय द
Pubarche will be the development of the pubic and axillary hair, mostly pubic hair. So जो फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी पर वो दोबारा आना शुरू होता है थिलार्के के बाद में. और जो फाइनल इवेंट है जिसे हम ज़्यादा नोटिस करते हैं विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, दिस इज कॉल्ड एज मेनार्के. And this menarche is the onset of the menstrual flow. Onset of menstrual flow. So the first menstrual flow is called as the menarche. So हमने ये कहा कि प्यूबर्टी में पहले डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट थिलार्के, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबिक हेयर, तीसरा हमने कहा मेनार्के में हमने कहा ऑनसेट ऑफ क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है. एक छोटी सी बात पहले यहाँ समझ लेते हैं कि जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं यूट्रस की जो वॉल है इसमें 3 लेयर्स होती हैं. तो यूट्रस की वॉल, अगर आप इसको यूट्रस समझें तो हम ये कह रहे हैं कि यूट्रस की वॉल में कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर हैं. जो इनर मोस्ट लेयर है ये एपिथीलियम है, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम. सो एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट मतलब टुवर्ड्स द ल्यूमन, एंड इट इज द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंड द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज द यूट्राइन एंडोमेट्रियम. The second layer, the middle layer would be of smooth muscles. This is called as myometrium. And the outermost layer is serosa, or it is sometimes also called as the perimetrium. So हम ये कह रहे हैं कि यूट्रस जो एक हॉलो विस्कस है, इसकी वॉल में 3 लेयर्स हैं. जो फ्री सरफेस है इंटरनल, दैट इज लाइंड बाय एपिथेलियम विच इज कॉल्ड एज द यूट्राइन एंडोमेट्रियम. द मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इट इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द सिरोजा और द पेरीमेट्रियम. ये जो एंडोमेट्रियम है, यही एंडोमेट्रियम शेड होता है एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो शेडिंग होती है वो किसकी होती है, एंडोमेट्रियम की. और फीमेल सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करेंगे, उसमें जैसे जैसे चेंजेस हार्मोन के आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आपको किस में दिखाई देंगे, एंडोमेट्रियम. सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन कॉन्सोनेंस विद द चेंजेस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स दैट हैव बीन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी और दी ओवरी. द आंसर वुड बी यूट्राइन एंडोमेट्रियम. और ये जो मायोमेट्रियम है ये चाइल्ड बर्थ में काम आएगा. पार्चुरेशन कहते हैं उस प्रोसेस को. उसमें जो लेबर पेन्स होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो किसकी वजह से होते हैं, मायोमेट्रियम की. और सिरोजा हमेशा की तरह, हर एक जगह की तरह, जो पेरीमेट्रियम है ये टफ कनेक्टिव टिश्यू है, इसका रोल है प्रोटेक्टिव. तो दैट मीन्स ये अंदर की लेयर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. यूट्रस को जब स्ट्रेच होता है तो उस प्रेशर को विदस्टैंड करने में मदद करता है. सो ये तीनों रोल्स आपको समझ में आ गए. सो मेनार्के जिसे मैंने कहा जिसमें ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है इट इज द शेडिंग ऑफ द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम यूट्राइन साइकिल के, ये ओवेरियन साइकिल के दौरान और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, डेवलप होता है और उसके बाद में पीरियोडिकली शेड होता है, जिसे मैं मेंस्ट्रुअल फ्लो कह रहा हूं. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. अब हम ये समझते हैं कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एज है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज है उसे हम कहाँ से कहाँ तक मानते हैं. सो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज है उसे हम कहते हैं इट इज़ फ्रॉम मेनार्के. मेनार्के मैंने आपको अभी बताया, द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट टाइम द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इट गोज अप टू द मीनोपॉज. Menopause is the cessation of the menstrual cycle and the menstrual flow. So please understand this period is called as the reproductive age. ये 35-40 साल का पीरियड हो सकता है. तो इस पीरियड को आपने क्या कहा है, रिप्रोडक्टिव एज. इट बिगिंस फ्रॉम मेनार्के टिल मेनोपॉज. एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, मेनार्के पे अगर प्राइमोर्डियल फॉलिकल ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज डिलेड होगी, और अगर मेनार्के पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल कम है तो हम ये मानते हैं कि एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज क्या होगा, अर्लियर होगा. इतनी बात आपको समझ में आ गई. इस रिप्रोडक्टिव एज में द फीमेल रिप्रोडक्टिव एज is characterized by the periodic occurrence or the regular occurrence of what are called as menstrual cycles. तो इस पीरियड में क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे. एन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल वुड बी ऑफ 28 डेज ड्यूरेशन. तो अगर मैं ये 30 ईयर्स का पीरियड मानता हूँ ऑन द लोअर साइड, तो अगर मैं इस 30 ईयर में अगर आप ये कहें कि
360 मंथ्स होंगे। 360 मंथ्स में 28 डे साइकिल की एक आइडियल साइकिल होती है, तो मैंने कहा कि करीब 400 450 क्या हो सकती हैं, साइकिल्स हो सकती हैं, और हर एक साइकिल में फीमेल एक सिंगल ओवम रिलीज करेगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव एज में करीब करीब पूरे इस टाइम में 400 450 क्या रिलीज करती है, ओवम। आपको मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, मेल में इजैकुलेशन में जो सीमन था, उसमें सीमन में एक बारी में 400 मिलियन स्पर्म्स हो सकते हैं। सो ये जो डिस्पैरिटी है नंबर की, आपने देख लिया होगा, मेल में पर इजैकुलेट द नंबर ऑफ द स्पर्म कैन रीच अप टू 400 मिलियन, while the female is going to produce only 400 or 450 ova during her entire reproductive age. I hope this is absolutely clear. This menstrual cycle is the beginning of the menstrual cycle is regarded as the day one of the menstrual flow. So हमने ये कहा कि menstrual cycle की शुरुआत हम मानते हैं day one of the menstrual flow से। इस menstrual cycle में there will be a cyclical interplay between gonadotropins and estrogen and progesterone। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो गोनाडोट्रोपिन्स मतलब FSH और LH है, और जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो ओवेरियन स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, इनके बीच में एक इंटरप्ले है। कभी किसी का लेवल ज़्यादा होता है, कभी किसी का लेवल कम होता है। आप ये देखेंगे थोड़ी देर में कि किसी भी हार्मोन का एक कांस्टेंट लेवल पे सिक्रीशन नहीं होता है। ये भी एक कंट्रास्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पे हमने एंड्रोजन्स का सिक्रीशन देखा था इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक से, और हमने देखा था कि उनका एक नेगेटिव फीडबैक था गोनाडोट्रोपिन्स पर और नेगेटिव फीडबैक था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पे, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल करीब करीब क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप ये देखेंगे कि इनका लेवल हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बहुत एलिमेंट्री लेवल पर बिल्कुल शुरुआत में मैं एक आपको ग्राफ दिखाता हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से चेंज होते रहते हैं। सो एक बार इसको देखिए, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल अपना ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि व्हाट आई मीन बाय द साइक्लिकल इंटरप्ले। सो लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो इसमें अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन रंग वाला है ये LH है। ये देख रहे हैं, ये मेरा जो एरो पॉइंटर जा रहा है ये क्या है, LH है। ये लाइट ग्रीन वाला जो डार्क ग्रीन है ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन है। ब्लू कलर में FSH है, ब्लू कलर में क्या है, FSH है। और ये जो हल्दी का कलर है, जो येलोइश कलर है, इसे आप कहेंगे ईस्ट्रोजन। सो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी हार्मोन एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस और एक स्ट्रिक्ट लेवल पे रिलीज नहीं हो रहा है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, और ये साइक्लिकल वेरिएशंस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू से दैट दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, दैट नन ऑफ द हार्मोन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। सो अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। हमने ये कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ रेगुलर अकरेंस ऑफ पीरियोडिक अकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड एन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल is said to be of 28 days duration। सो हम ये कह रहे हैं कि जो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज ड्यूरेशन की होती है। लेकिन आइडियल डज नॉट मीन और नेसेसरीली मीन्स नॉर्मल। नॉर्मल में बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, वेरिएशन। अगर आप ये कहते हैं कि आइडियल हार्ट रेट कितना है 75 बीट्स पर मिनट, तो हर एक जिसका 76 या 74 है उसको मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करूंगा। देयर विल बी ऑलवेज अ रेंज, 60 to 90, 60 to 100 विल बी द नॉर्मल हार्ट रेट। एनीथिंग लेस देन 60 विल बी अ प्रॉब्लम, एनीथिंग मोर देन 100 विल बी अ प्रॉब्लम। सो पीपल नॉर्मल वेरिएंट्स लाई करते हैं। तो अगर हम ये बात करते हैं कि द नॉर्मल साइकिल मे बी बिटवीन 25 to 35, even more variation, it may be 22 to 40 days। so ये normal variation हो सकता है provided the female is having a normal cycle। that means if a female is having a 32 day cycle and every time she is having 32, 31, 33 day cycle, then we will consider it as a normal। but ideal menstrual cycle is said to be of 28 days। और हम जो अपना डिस्कशन करेंगे वो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे करेंगे। दैट मीन्स वी विल कंसिडर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज आइडियल एंड इज ऑफ 28 डेज ड्यूरेशन। अब इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके दो पर्पसेस हैं। पहला, फॉलिकल को इतना डेवलप करना, किसी एक फॉलिकल को, कि एक सिंगल फॉलिकल इतना डेवलप हो जाए कि वो एक सिंगल ओवम ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द साइकिल रिलीज करे। फंक्शन नंबर 1।
So please understand the female menstrual cycle serves two purposes or has two purposes. Number one, in the first part, development of a follicle to sufficient level so that it becomes mature enough to release a single ovum. ये तो पहले हाफ में होगा. नंबर टू, अगर ये जो ओवम रिलीज हुआ है ये फर्टिलाइज हो जाए तो यूट्रस को तैयार करना इम्प्लांटेशन के लिए. सो मैंने आपसे ये कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो डिस्टिंक्ट पर्पसेस हैं. पहला, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल. डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल आप समझते हैं ओवरी के अंदर होना है, और ओवरी क्या है? गोनैड है, और गोनैड के ऊपर कौन ऐड करेंगे? गोनैडोट्रोपिन्स. तो हम ये देखेंगे कि ये वाली जो पहली फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दैट विल बी प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH. LH एंड FSH. और जो दूसरी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसमें हमने कहा था कि अगर ये ओवम क्या हो जाए? फर्टिलाइज हो जाए, तो यूट्रस को तैयार करना इम्प्लांटेशन के लिए. और यूट्रस क्योंकि एक एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, तो उसके ऊपर ओवेरियन हार्मोन्स एक्ट करेंगे, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करेंगे. सो इसका मतलब हम ये देखेंगे कि जो दूसरा हाफ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो उसमें प्रीडोमिनेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और कौन होंगे? ईस्ट्रोजन होंगे. वहां पे LH और FSH बहुत ज्यादा नहीं होंगे. मेरे ख्याल से ये एक आपको असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहा है. सो अब हमने ये कहा कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हमने 28 डेज ड्यूरेशन लेकर के चल रहे हैं, उसके मिडिल में करीब करीब एक इवेंट होता है डे 14 के ऊपर. क्योंकि जब मैं 28 डेज साइकिल की बात कर रहा हूं तो ये इवेंट मोस्ट लाइकली कब होगा? डे 14 पे. दैट विल बी द रिलीज ऑफ अ सिंगल ओवम फ्रॉम द ओवरी. नाउ दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन. सो बिल्कुल मिडिल में हमने ये कहा कि करीब करीब एक क्या हुआ है? इवेंट हुआ है. ओवरी से एक सिंगल ओवम क्या हुआ है? रिलीज हुआ है. इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? ओव्यूलेशन. इसीलिए अब आप ये देखिए कि इस ओव्यूलेशन की वजह से एक फेज ये हो गई, इसको हमने कहा प्री ओव्यूलेटरी, और इसको हमने कहा पोस्ट ओव्यूलेटरी. इस फेज को हमने कहा पोस्ट ओव्यूलेटरी. सो बड़ी सिंपल बात है. ओव्यूलेशन से पहले वाली जगह को, पहले वाले पार्ट को आपने क्या कहा? प्री ओव्यूलेटरी, और बाद वाले को क्या कहा? पोस्ट ओव्यूलेटरी. और जैसा मैंने आपको बताया, इसका मकसद है फॉलिकल को डेवलप करना ताकि एक सिंगल ओवम रिलीज हो. तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर FSH और LH का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. हालांकि ईस्ट्रोजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मैं बात कर रहा हूँ. नंबर टू, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आपने देखा था कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए. एक चीज और समझिए इधर, जैसा मैंने आपसे कहा था कि डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज द डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज द डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो इन द बिगिनिंग, इन द प्री ओव्यूलेटरी पार्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज. इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज मे बी 2 to 5 days, मे बी 2 to 5 days. इस दौरान वो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो रहा है? शेड हो रहा है, एंड द फीमेल इज हैविंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो इसका मतलब प्री ओव्यूलेटरी पार्ट में जो पहली फेज है वो कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज. उसके बाद में जो पार्ट आता है इसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. इसको हमने क्या कहा? प्रोलिफरेटिव फेज. इसमें बेसिकली जो फॉलिकल है वो प्रोलिफरेट करेगा, वो डेवलप करेगा, और उसमें से क्या निकलने की संभावना हो सकती है? ओवम की. और जो ओवम जो रिलीज होगा उस प्रोसेस को आपने कहा ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज बिल्कुल बीच में आ गई. और इसके बाद में जो फेज है पोस्ट ओव्यूलेटरी, इसको आप कहेंगे सिक्रीटरी फेज. सिक्रीटरी फेज को हम और कहते हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के कंट्रोल में होगा. उसे हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपसे ये कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेजेस हैं, जो प्री ओव्यूलेटरी पार्ट है उसमें शुरुआत हुई है मेंस्ट्रुअल फेज से. नंबर टू इज प्रोलिफरेटिव फेज. बीच में आपको ओव्यूलेटरी फेज हो रही है जिसमें ओव्यूलेशन हो रहा है. और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को आपने क्या कहा है? सिक्रीटरी या ल्यूटियल, क्योंकि इस दौरान आप ये देखेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम के अंडर कंट्रोल होगा. और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, थोड़ा सा रिलीज करता है ईस्ट्रोजन. और ये जो ओवेरियन स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये फीमेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने में मदद करेंगे ताकि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश और कंटिन्यू की जा सके. आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो ये वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें मैं ये देखूंगा कि देयर विल बी साइक्लिकल इंटरप्ले. तो अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये अगर आप समझे तो ये FSH का लेवल होगा. अगर मैं LH बनाता हूं तो LH का लेवल कुछ इस तरह से होगा. अगर मैं ईस्ट्रोजन बनाता हूं तो ईस्ट्रोजन का लेवल कुछ इस तरह से होगा. और अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन बनाता हूं तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कुछ इस तरह से होगा. और ये जो साइक्लिकल इंटरप्ले है इसको हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल.
आइडियल ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि इसकी कितनी है, 28 डेज। लेकिन मैंने आपसे फिर भी कहा था कि आइडियल इज नॉट नेसेसरीली नॉर्मल। नॉर्मल एक बहुत बड़ी रेंज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन ये है कि द ओव्यूलेशन अकर्स 14 डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। तो जो मैंने कहा आप समझिए, मैंने ये कहा कि ओव्यूलेशन अगली साइकिल शुरू होने से 14 दिन पहले होती है। सो दैट मीन्स व्हेन यू आर काउंटिंग डे 14, यू आर नॉट काउंटिंग फ्रॉम हियर, यू आर काउंटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल। सो द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, डे 1 ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी द डे 1 ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। इससे पहले आप 14 डेज गिनेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सिक्रीटरी फेज और द ल्यूटियल फेज duration is nearly fixed. There is huge amount of variation in the pre-ovulatory phase. यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, लेकिन जनरली जो फेज फिक्स्ड होती है वो कौन सी होती है, सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो हमने ये कहा कि ओव्यूलेशन अकर्स 14 डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। सो ये जो नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, इससे मैं 14 डेज पहले काउंट करूंगा डे ऑफ ओव्यूलेशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ, बड़ी सिंपल बात ये है कि अगर किसी फीमेल की 29 डेज साइकिल है, सो इफ फीमेल इज हैविंग अ 29 डेज साइकिल, देन द ओव्यूलेशन इज मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टू अकर ऑन डे 15, नॉट ऑन डे 14। क्योंकि हमने 28 डेज साइकिल ली थी, इसलिए यू काउंट आइदर वे, यू विल गेट डे 14 एज द प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो अभी मैंने इस वीडियो में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंट्रोडक्शन दी है। अब मैं जब वापस आऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स एंड द इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द प्री ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्री ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप पहले इसको ढंग से रिवाइज करके उस वीडियो को देखिएगा, ये बेसिक्स बहुत जरूरी हैं आपके समझने। सो व्हेन आई कम बैक वी विल लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।